Hello friends, I hope all are good. In this session we discuss about the anthropology as an optional in UPSC, why we opt anthropology as an optional in UPSC, what are the benefit to choose anthropology as an optional and how to choose a optional in UPSC. हमें anthropology as a optional क्यों choose करना चाहिए, हम क्या क्या बेनिफिट हैं इसके और किस तरीके से ऑप्शनल हमें चूज़ करना चाहिए यूपीएससी में. ठीक है, एवरीवन नो कि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, ईच पेपर 250 मार्क्स. फाइन, 250 मार्क्स का टोटल कितने का हो गया, 500 मार्क्स का. आपका ऑप्शनल कितने मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का, जैसे कि सारे ऑप्शनल होते हैं. सेम पैटर्न यहाँ भी है. ओके, पेपर 1 में जो एंथ्रोपोलॉजी में जो दिया हुआ है उसमें 12 यूनिट गिवन है, पेपर 2 में 9 यूनिट गिवन है. ओके, पेपर 1 में जो हम पढ़ते हैं बेसिकली सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं और पेपर सेकंड पार्ट जो इसमें पढ़ते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. पेपर सेकंड में हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं. फाइन, पेपर 1 में टू थिंग सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड पेपर सेकंड में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. नाउ व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. बेसिकली एंथ्रोपोज मीन्स व्हाट, मैन और ह्यूमन काइंड. लोगस मीन्स व्हाट, स्टडी. इन लूसिड लैंग्वेज से स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड. अगर मैं इसको एक डेफिनेशन वे में बोल दूं तो क्या है, एंथ्रोपोलॉजी इज साइंटिफिक एंड रैशनल स्टडी ऑफ मैन विद बायोलॉजिकल, सोशो कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन. हम बायोलॉजिकल पार्ट भी पढ़ते हैं मैन का, सोशल पार्ट भी पढ़ते हैं, कल्चर पार्ट भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पार्ट भी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल पार्ट भी पढ़ते हैं. अगर आप किसी अदर ऑप्शनल को देखेंगे, सोशोलॉजी में आप सोशल पार्ट पढ़ते हो, पॉलिटिकल में आप पॉलिटिकल पार्ट ऑफ ह्यूमन पढ़ते हो, इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक पार्ट ऑफ ह्यूमन पढ़ते हो, लेकिन हम एंथ्रोपोलॉजी में ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन के पढ़ते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, सोशो हो, कल्चर हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो. एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन. ठीक है, और आप अपने बारे में पढ़ रहे हो. ठीक है ना. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द बेनिफिट टू चूज एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी. फाइन. Now first thing is syllabus is short in length. Syllabus is very concise. Syllabus is very short as compared to the other optional subject. Okay, बहुत short syllabus है, बहुत concise syllabus है, easily cover within a 3 to 4 month हो जाता है easily. Now second thing, clear and well defined syllabus I already say. ठीक है, बहुत क्लियरली डिफाइन है. मैंने आपको बताया पेपर 1 में 12 यूनिट है, पेपर 2 में 9 यूनिट है और वो यूनिट अच्छी तरीके से डिफाइन है. बिल्कुल पॉइंट वाई में पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3, देन 1.5, 1.6 इस तरीके से. वो सिलेबस डिस्कस करूंगा मैं इन फ्यूचर वीडियोस में. ठीक है. नाउ थर्ड बेनिफिट इज स्कोरिंग 300 प्लस इज इजियर कंपेयर टू द अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट. देखो 300 प्लस स्कोर करना इन ऑप्शनल इज अ डिसेंट स्कोर, अच्छा खासा स्कोर है. इतना इजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप एंथ्रोपोलॉजी में कर सकते हो अगर आपने एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ अगर स्टडी करिए, एक हार्ड वर्क के साथ, एक स्मार्ट वर्क भी करा है तो इजीली आप इस चीज़ को स्कोर कर सकते हो. ठीक है ना, स्कोर कर सकते हो. मैं आपके साथ टॉपर्स के मार्क्स भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा 300 प्लस काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए गए हैं. ठीक है. नाउ इंटरेस्टिंग एज इट हैज़ गॉट द समथिंग फॉर एवरीवन. मैंने आपसे क्या बोला कि हम एंथ्रोपोलॉजी में होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन करते हैं, बायोलॉजिकल पार्ट भी पढ़ते हैं, सोशो कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्ट भी हम ह्यूमन का पढ़ते हैं. फाइन. नाउ लास्ट 10 ईयर गुड सक्सेस रेशो. ठीक है, एक होता है कि किसी भी ऑप्शन को देखते हो कि भाई सक्सेस रेशो है कि नहीं है, मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. लास्ट 10 साल से 2013 के बाद इसका सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा रहा है और इसका जो ज़्यादा हाइप बना वो 2017 के बाद बना, 2016-17 के बाद बना जब सर अनुदीप ध्रुव शेट्टी जी का सिलेक्शन हुआ. ठीक है, उसके बाद इसका अच्छा खासा एक हाइप बना और सक्सेस रेशो है. हरदम टॉप 5 में आपको एक नए कैंडिडेट मिल ही जाएगा. टॉप 5 में नहीं, टॉप 10 में तो 2-3 तो मिल ही जाएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हम ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं कि रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं कि नहीं है. बहुत इजीली अवेलेबल हैं, अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत रिसोर्सेज, अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं इसके. ठीक है. सेकंड चीज आती है कि इट्स ओवरलैप विद द जीएस पोर्शन. काफ़ी स्टूडेंट के अंदर ये रहता है कि जीएस के साथ ये ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, हमें जीएस के साथ बेनिफिट देगा कि नहीं देगा. ठीक है, ये जीएस के साथ ओवरलैप करता है और कैसे कैसे ओवरलैप करता है मैं वो भी डिस्कस करूँगा आपके साथ. ठीक है, ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे बेनिफिट हैं अगर आप एज ए ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी को रखते हैं तो यूपीएससी में. ठीक है ना. सिलेबस बड़ा शॉर्ट है, क्लियर डिफाइंड सिलेबस है,
स्कोर 300 प्लस इजीली है, इंटरेस्टिंग है, यू स्टडी अबाउट योर सेल्फ, लास्ट 10 ईयर से अच्छा खासा सक्सेस रेशो रहा है, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, ओवरलैप विद जीएस पोर्शन। फाइन, अब देखते हैं अपन जीएस पोर्शन के साथ कैसे कैसे ये ओवरलैप करते हैं। अगर आपको पता होगा जीएस का सिलेबस, जीएस 1 के अंदर आपका इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है। इस इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट में इसका ओवरलैप कैसे बढ़ता है, देखो आप सोसाइटी का स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ इन सोसाइटी, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, सारे इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। वो जीएस 1 में भी पढ़ना है और आपको यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री आपका जीएस 1 में प्री हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, प्रोटोजकी, चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है, ये सारा वहाँ पढ़ते हो, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, वो यहाँ भी पढ़ना है। ये ओवरलैप मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट के अंदर काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई ओवरलैप नहीं करता, आपके सामने है। ठीक है, जीएस 2 का सिलेबस पता हो, सोशल जस्टिस का पार्ट है, वहाँ भी ये ओवरलैप करेगा। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी करेंगे जब, वहाँ भी ये ओवरलैप करेगा। जीएस 2 में ही पॉलिटी वाला पार्ट है, जहाँ पर आप सेफगार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पढ़ते हो, SC ST OBCs, अदर बैकवर्ड क्लास, PRI जब पढ़ते हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीसा पढ़ते हो, माइनॉरिटीज पढ़ते हो, वो आपको यहाँ भी पढ़ने, वो आपको यहाँ भी पढ़ने और वहाँ भी आप पढ़ते हो। ठीक है, जीएस 3 में भी इसका ओवरलैप है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात जब आती है, रिबेलियन, एथनिक मूवमेंट्स, रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, यहाँ वहाँ भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, आप वहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी, क्रोमोसोम, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, सेल डिवीजन एंड मैनी मोर, वो आप जीएस के पार्ट में भी आपको पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। और जीएस 4 में जो एथिक्स वाला पार्ट है, केस स्टडी में आपको एंथ्रोपोलॉजी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैंने कुछ पार्ट आपको ओवरलैप का बताया है। यही नहीं है कि यही ओवरलैप करता है, और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ पार्ट आपको बताया कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो जीएस वाले पार्ट से ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन जो बना हुआ है, जो एक मिथ बना रखा है मार्केट में कि भाई एंथ्रोपोलॉजी तो एक अलग से ही है, इसके लिए बायोलॉजिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है या साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आगे ये चीज़ें डिस्कस करूंगा। ओके फाइन, नाउ हम कुछ देख लेते हैं कुछ टॉपर के मार्क्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 300 प्लस इजीली स्कोरेबल है। अभी तक के जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं वो किसके रहे हैं, लक्ष्मी एंड मैम के। ठीक है, 2008 में 362 मार्क्स थे सर इनके। कितने मार्क्स थे, 362 2018, AIR 45। उसके बाद आप देख लीजिए अनुदीप दुरिशेट्टी सर के 2017 318 मार्क्स, AIR 1। इनके बाद ही एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ। 339 2017 सेम ईयर सचिन गुप्ता, AIR 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 2018 में 335 मार्क्स, इनको आप जानते होंगे, AIR 2 अक्षत जैन सर। उसके बाद आप देखिए 320 इन 2020 AIR 1 शुभम कुमार सर। अब आपको जान की बड़ी वो होगा या जानते होंगे लोग, इन बच्चों का जो भी कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए इंजीनियर बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो आप ये दो नाम देख रहे हैं, अनुदीप दुरिशेट्टी सर और शुभम सर, ये दोनों के पास इंजीनियर बैकग्राउंड से थे और इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल अच्छा खासा स्कोर करा विद AIR 1। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनके पास बायोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं होगा और वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। सर वो बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल हैं। दोनों कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और दोनों का AIR 1 विद अच्छे स्कोर के साथ 318 और 320। ठीक है, 2017 में अनुदीप सर के 318, शुभम कुमार सर के 320 मार्क्स। फाइन, तो आप इस चीज़ को देखिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप किसी भी ऑप्शनल को आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो मैं हरदम ये चीज़ कहता हूँ कि कभी भी दो चीज़ पहले देखो। ठीक है, आपका क्या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपको वो सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये दो चीज़ आपको पहले देखनी है। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ आती है कि स्कोरिंग है कि नहीं है, सिलेबस स्मॉल है या डायनेमिक है, ओवरलैप जीएस से कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी हरदम रखो, किसी भी ऑप्शनल को आप सेलेक्ट कर रहे हो कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। क्योंकि आपको इसके साथ 2 साल चलना है। मैं हर बार कहता हूँ, आज ही मैंने यूपीएससी 2024 के लिए भी मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बुक लिस्ट भी डिस्कस करी है, मैंने उसमें भी यही बात कही थी। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के साथ चलिए। ऑप्शनल सेलेक्ट करने में हड़बड़ाइएगा मत, आसानी से सेलेक्ट करिएगा।
इसको आपको 2 साल पढ़ना है और 500 नंबर का वेटेज रखता है। कम नंबर नहीं होते सर, 500 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे नंबर होते हैं। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ 300 प्लस आप इजीली स्कोर कर लेंगे, और करे भी हैं। आपके सामने ये एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपके सामने एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे 362 मार्क्स आ रहे हैं, 318, 339, 335, 320 ये लाए हैं ना, तो ये लाते हैं तो आप भी ला सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। नाउ एक कुछ मैं मिथ बात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर क्या रहता है कि डज नॉट ओवरलैप विद जीएस सब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया। लैक ऑफ रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं एंथ्रोपोलॉजी को लेके कि आपके अंदर एक पढ़ने का जुनून होना चाहिए, एक विल होनी चाहिए आपके अंदर। रिसोर्सेज तो इतने अवेलेबल हैं पूछो मत, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, शुभम सर के और अनुदीप सर के। उनका नहीं था तब भी AIR बनाया और अच्छे स्कोर के साथ। साइंस बैकग्राउंड होना कोई ज़रूरी नहीं है यार, आप खुद देखिए ना, आप GS3 वाले पार्ट में साइंस एंड टेक में आपको ये बेसिक जो पार्ट है ये तो आपको वहाँ भी पढ़ना ही है ना। इसके बगैर आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा और GS का मेंस के पार्ट में भी आपके कम नंबर आएंगे GS3 में। तो बायोटेक्नोलॉजी, क्रोमोसोम, जेनेटिक, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, सेल डिवीजन एंड मैनी मोर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो आपको वहाँ भी पता होना चाहिए। यही चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या GS1 में आपको प्री हिस्ट्री, प्रोटोहिस्ट्री, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, आर्कियोलॉजी वाला पार्ट नहीं पढ़ना है क्या? वहाँ भी पढ़ना है आपको, यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। अब वहाँ पे जो आप क्रोमोसोम पढ़ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि एंथ्रोपोलॉजी में आके वो क्रोमोसोम 46 के क्या 50 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, वो के वही रहेंगे। म्यूटेशन की जो डेफिनेशन है, म्यूटेशन का जो मीनिंग है, सेल डिवीजन जिस तरीके से होता है वही चीज़ वहाँ GS में भी वैसा ही होगा और एंथ्रोपोलॉजी में भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ मिथ मत, इन चीज़ों से घबराइए मत कि साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, रिसोर्सेज नहीं है या फिर GS के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, सब कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे क्लियर करा है। साइंस बैकग्राउंड होना कोई ज़रूरी नहीं है, रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल हैं। मैं भी, मेरे साथ भी 3 साल से मेरे पास भी यही ऑप्शनल रहा है, अच्छे खासे हैं। साइंस बैकग्राउंड होना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया ही है। और ओवरलैप कर रहा है GS के साथ अच्छा खासा, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ नहीं भी कर रहा तो क्या हुआ, मैंने आपसे क्या बोला, प्राइमरी चीज़ 2 चीज़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और सब्जेक्ट समझ आने चाहिए। ये सब चीज़ सेकेंडरी है, स्कोरिंग है कि नहीं है, सिलेबस कंसाइज है कि डायनेमिक है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट करो, ये चीज़ ध्यान में रखना, फाइन। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, बेनिफिट हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, कितना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस को डिकोड करूंगा, पूरे सिलेबस को, एंथ्रोपोलॉजी को, पेपर 1 और पेपर 2। मैंने अभी आपको ओवरव्यू दे दिया है। पेपर 1 में 12 यूनिट हैं, पेपर 2 में 9 यूनिट हैं। और पेपर 1 में हम फिजिकल वाला पार्ट पढ़ते हैं और सोशो कल्चर वाला पार्ट पढ़ते हैं, और पेपर 2 में हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं। उसकी मैं डिकोडिंग आपको सेकेंड वीडियो में करेंगे अपन। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।